हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। आज डेट 18 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाइडेन एंड पुतिन, अभी जो इनकी मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड। सेकंड आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हो यूएपीए ब्लैक बॉक्स। इस आर्टिकल को हमने एडिटोरियल में पहले डिस्कस कर लिया और न्यूज़ सेक्शन में भी पूरा डिटेल देख ली थी, तो उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा नीचे अगर देखें तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे जो आपके सामने है, डिग्निटी टू द डिपार्टेड। इस आर्टिकल में जानेंगे कि जो भी अभी कोविड-19 के चलते जिन लोगों की डेथ हुई है तो उनको किस तरीके से आप उनको एक फेयरवेल होना चाहिए बेसिकली, है ना। आर्टिकल 21 के अंडर में अच्छा आर्टिकल है, कुछ और प्रोविजंस जानने को मिलेंगे, देखेंगे, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। चाहे इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। अयोध्या मुद्दा जो चल रहा है ना, अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए जो ज़मीन खरीदी जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। तो बोले ज़मीन के हमारे यहाँ पर कानून जो है वो लॉ, जो लैंड से रिलेटेड लॉज हैं एक्विजिशन को लेकर के, बोलो उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। उसके चलते कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे के ऊपर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी नहीं डिस्कस करेंगे। आइडिया पेज पे देख लेते हैं। आइडिया पेज पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम्स अप फॉर बिग टेक इम्यूनिटी। इस आर्टिकल को हम देखेंगे इसमें कि अभी जो नए आईटी रूल्स आए हैं, क्यों इन रूल्स की ज़रूरत है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए, जानेंगे आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद से देख लोगे। कार्टूनिस्ट को किस तरीके से कर्व किया जा रहा है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, कि कार्टून अभी से नहीं, ये पहले से हैं, जब इमरजेंसी पीरियड था उस टाइम से लेकर के प्रीवियस सरकारों ने बहुतों ने किया, वो चीज़ें बताई हुई है, तो आप एक बार देख लेना इसको। और फिर हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अगेंस्ट लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी बहुत सारे लोगों को उनकी रहने की जगह, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो अर्बन पुअर्स हैं उनको उनके जगहों से डिस्प्लेस कर दिया है, तो बोलो बहुत दुखद है। और इसके चलते हमारे पास में क्या क्या प्रोविजंस है नेशनली इंटरनेशनली, वो जानेंगे। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। देखो, फर्स्ट आर्टिकल बाइडेन एंड पुतिन। अभी हमें पता है कि जिनेवा में समिट हुई है वेंसडे को, यूएसए प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। तो अभी देखो, एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे ज़्यादा अच्छी बातचीत हुई है। कोशिश ये करेंगे दोनों मिलके कि एक स्टेबल रिलेशनशिप बनी रहे दोनों के बीच में। देखो, अगर पिछले एक दशक की बात करें, 2014 से लेकर अब तक, जब से क्रीमिया को हड़पा है रशिया ने, तब से लेकर अब तक अगर देखें तो रिलेशनशिप दोनों की बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होती चली गई। तो ऐसे में ये एक अच्छा आउटकम देखने को मिला है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पर फिर भी बाइडेन और पुतिन दोनों की दोनों अगर एंगेजमेंट को सस्टेन करना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे इश्यूज़ पर वो एक तरीके से कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है दोनों के बीच में। एक तो है आर्म कंट्रोल को लेकर के, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन को रोकना है या फिर जो भी केमिकल वेपन, उनको डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको कंट्रोल करने के लिए दोनों में कन्वर्जेंस देखने को मिली बातों में। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, और इसके अलावा जो खुद की रेड लाइन्स है कि रशिया की क्या रेड लाइन्स है जिनको उसको क्रॉस नहीं करना है, और अमेरिका की क्या रेड लाइन्स है उनको क्रॉस, मतलब अपनी खुद की लिमिटेशंस के बारे में भी बातचीत हुई। तो पॉइंट यहाँ पर है कि कन्वर्जेंस अगर मिलती है ना, तो इंटरनेशनली एक अच्छा इवेंट कंसिडर किया जाएगा। दोनों साइड्स की अगर बात करें तो अभी एक एग्रीमेंट हो गया है कि हाँ, अब एम्बेसडर्स को फिर से डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे क्या हुआ था कि वॉशिंगटन ने रशियन एम्बेसडर्स को निकाल दिया था कि आप जाओ यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मॉस्को ने भी अपने रिटेलिएशन में क्या किया था कि जो वॉशिंगटन के एम्बेसडर्स लोकेटेड थे मॉस्को में, ठीक है, उनको बाहर निकाल दिया। तो ऐसे में डिप्लोमेटिक टाइज में भी बहुत ज़्यादा खटास आने लग गई थी। पर आप देखोगे फिर से इसी एंगेजमेंट को आगे कर रहे हैं, तो ये एक प्रोडक्टिव डायलॉग कंसिडर किया जाना चाहिए। देखो, लगभग 4 घंटे की बातचीत हुई, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ और कि दोनों कंट्रीज अपने लिए काम जो कर रहे हैं, जो भी बातचीत हुई है उसमें सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा। और सेल्फ इंटरेस्ट में देखो, ग्लोबल पीस तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो, अगर स्केप्टिक्स की बात करें, स्केप्टिक्स का मतलब होता है जो डाउटफुल लोग होते हैं, अगर उनकी बात करें तो अभी भी देखो कि दोनों लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई है ना, उसका क्या मतलब निकाला जाता है, क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। मान लो इन दोनों लीडर्स ने जो बातचीत की वो तो ठीक है, पर जब ये लोग वापस अपने अपने देशों में जाएंगे, रशिया में पुतिन जाएंगे, यूएसए में चले जाएंगे जो बाइडेन, तो वहां पर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या निकल के आती है, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि बातचीत तो अगर डेकोरेटिव होती है तो वो तो चलो अच्छी लगती है कि हाँ बहुत बढ़िया, पर ग्राउंड लेवल पे अगर वो इंप्लीमेंट हो तब जाकर के कोई अच्छी बात
बन पाती है। रही सही में अगर देखिए दोनों की रिलेशनशिप में अगर कोई भी टॉक्सिसिटी थी, कोई जहरपन आ गया था, अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है तो वो बहुत ही बढ़िया है। और पिछले कई सालों में, जिसमें 4 साल पिछले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम के देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सिचुएशन को वर्स करते हुए दिखा रहे थे। देखो पुतिन और एक तरफ रशिया की बात करें और दूसरी तरफ यूएसए की बात करें तो दोनों में एक कंपटीशन तो देखो हमेशा से रहा है, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ऐसे में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद में उसकी लेगेसी को रशिया ने कंटिन्यू किया है। तो दोनों के बीच में इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पकड़ बनाने के लिए हमेशा से एक कंपटीशन रहा है। इसके अलावा रशिया के ऊपर ब्लेम भी लगते रहे हैं कि यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रहे हैं वहाँ पर रशियन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। इसके अलावा हमने पिछले कई दिनों के अंदर एक डिस्कशन भी किया था कि साइबर अटैक्स भी बार बार किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि मॉस्को ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम बिल्कुल भी अटैक नहीं करा रहे हैं, पर बार बार एलिगेशंस लगते रहे हैं कि अमेरिकन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी देखोगे पाइपलाइन के ऊपर, ऑयल पाइपलाइन के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था उसके चलते फिर ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ट्रक्स के थ्रू, टैंकर्स के थ्रू फिर बाद में सप्लाई करनी पड़ी थी। इसके अलावा रशिया में तो अमेरिका के अगेंस्ट में एक आइडिया बन चुका है, ठीक है, एंटी अमेरिकनिज्म चल रहा है। सेम चीज आप देख सकते हो यूएसए में भी एंटी रशिया माहौल बना हुआ है। तो इस चीज को फिर ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना एक अपने आप में बहुत मुद्दा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहेगा। दोनों इंडिविजुअल्स ने, दोनों पर्सनैलिटीज ने एक दूसरे को प्रेज किया है, क्योंकि जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे ना तो इन्होंने प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट करते ही, ज्वाइन करते ही पुतिन को किलर कहा था। फिर उसके बाद में अभी जो मीटिंग हुई है उसमें थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स यूज़ किए, मतलब रिलेशनशिप अच्छी जाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। तो पुतिन और रशिया अगर इनकी बात करें तो देखो, अगर अभी इस टाइम पे अमेरिका के साथ में, नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एंगेजमेंट अगर प्रोडक्टिव रहता है तो फायदे वाला सौदा रहेगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रही है। क्योंकि रशिया अगर यूरोप से डिसइंटीग्रेटेड मैनर में काम करेगा तो रशियन इकोनॉमिक इश्यूज कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते हैं। एक चीज इसमें एंगल जो इसमें बताया हुआ नहीं है वो आपको ये समझना है कि अगर रशिया को आप साइड में रख के फिर बाद में वेस्टर्न कंट्रीज आगे बढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया का एंगेजमेंट चाइना के साथ बढ़ेगा, ये मान के चलो आप। क्यों? क्योंकि रशिया के पास में है नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई के लिए रशिया को चाहिए मार्केट, और मार्केट चाइना से बेटर क्या हो सकता है पास की पास में, ठीक है। तो ऐसे में रशिया चाइना का जो कन्वर्जेंस है उसको अगर डाइल्यूट करना है तो पहले रशिया को एक दूसरा मार्केट अवेल कराने की जरूरत है, और उसी साइड में एक डायरेक्शन में आप जाते हुए इसको देख सकते हो। तो सेम चीज यहां पे है कि चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए रशिया को थोड़ा सा सोच समझ करके मैनेज करने की जरूरत है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज देखो ये जेनेवा समिट हुई है। इसके अलावा नेगोशिएशंस की बात करें तो देखो एटॉमिक वॉर की बात है, या फिर न्यू आर्म रेस में ना लग जाए, उन चीज़ों को रोका जाए कि ऐसा नहीं वेपनरी के अंदर डेवलपमेंट में लगातार लग रहे हैं। सेम चीज़ साइबर अटैक की हमने बात ऑलरेडी कर ही ली है। न्यू साइबर नॉर्म्स के ऊपर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ में आ सकते हैं, क्योंकि साइबर अटैक या साइबर सिक्योरिटी एक इंटरनेशनल, आप कह सकते हो ग्लोबल विलेज बना दिया ना इंटरनेट ने। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है। पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हो सकता है कि दोनों के बीच में डिफिकल्टी आए डील करते टाइम पे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात करें, या फिर यूक्रेन का जो क्रीमिया मुद्दा है उसकी बात करें, या फिर यूरोपियन सिक्योरिटी, क्योंकि यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं रशिया को लेकर के हमेशा चिंता में रहता है। और आपको पता ही है कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी नेटो की मीटिंग की है, जिसमें चाइना को तो देखो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चैलेंज बोल दिया, ठीक है, पर उसी तरीके से अगर रशिया की बात करें तो रशिया को थोड़ा पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं अभी भी जिनके ऊपर हो सकता है कि कन्वर्जेंस आने में थोड़ा टाइम लगे। यूएस और रशिया अगर दोनों की कैपेसिटी को देखें, है ना, तो ऐसे में अगर वो कॉपरेट करते हैं ना, और कॉपरेशन को अगर वो एक्सपेंड करना चाहें तो डिफिकल्टीज तो होंगी, पर अगर एक्सपेंशन होता है इनकी रिलेशनशिप में तो वो देखो हमारे लिए बड़ा वेलकमिंग है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मॉस्को के साथ में भी एंगेज करते हैं तो वॉशिंगटन के साथ में भी एंगेज करते हैं। अब यहाँ पर एम और डब्ल्यू देखो आप, तो ये कैसे साथ में आएंगे पता नहीं, ऑपोजिट हो रहे हैं, खैर अलग बात है। ये पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि प्रिडिक्टेबिलिटी तो ऐसी है कि चलो दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन होंगे तो दिल्ली के लिए अच्छा है, जो हम बार बार देखते रहते हैं कि रशिया और एक तो क्या हो जाएगा, चाइना का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में अगर रशिया चाइना के साथ में जाता है तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ गया। दूसरी तरफ अगर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में पीस आती है तो हम वॉशिंगटन के साथ में भी एंगेज कर रहे हैं और मॉस्को के साथ में भी हमारे पुराने रिलेशन है, हम उनको भी डिटेरियोरेट नहीं करना चाहते। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के बीच में अगर शांति स्थापित होती है तो वो हमारे लिए बेस्ट है।
ठीक है। इसके अलावा देखो न्यूक्लियर पॉइंट बात होगी, साइबर डायलॉग्स की बात करो तो उसमें यूएस और रशिया दोनों देखो पार्टिसिपेट करेंगी। तो ऐसे में एक ट्रायंगुलर डायनामिक्स निकलने को आ सकती है, जिसमें एक तरफ तो वॉशिंगटन होगा तो दूसरी तरफ मॉस्को, दोनों कहीं ना कहीं एंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरी तरफ है तो फिर बीजिंग। तो देखो इंडिया तो चाहता है कि कैसे भी करके इनके बीच में अच्छी एंगेजमेंट हो, और जो भी प्लेटफॉर्म्स, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे साइबर डायलॉग्स हो, उनमें इंडिया इनके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। पर बीजिंग का भी एक मुद्दा अपने आप में बना रहेगा, वो देखते हैं आने वाले टाइम पे कि कैसे आगे टैकल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम आ गए अगेंस्ट लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। आर्टिकल को लिखा है यहां पर कॉलिन गोंजाल्वेस एंड अनुप्रधा सिंह के द्वारा। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल्स की अगर डिग्निटी देखो, डेजिग्नेशन देखो, तो ये आपके सामने राइटर्स हैं। इनकी बात करें, लॉयर्स हु अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द जुग्गी ड्वेलर्स इन सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली जो जुग्गीज होती हैं, स्लम्स होती हैं, उनमें रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉयर्स आए। अब देखते हैं इनके अपने ओपिनियन क्या है, वो जानते हैं डिटेल में। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि 10,000 झुग्गियों को तोड़ा जाएगा और उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। तो बोला ये एक बहुत बड़ी मतलब एक कहोगे क्रुएलिटी का एग्जाम्पल है कि आप बहुत ज़्यादा निर्दयता दिखा रहे हो कि लोग जो कैसे जैसे करके अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और ये झुग्गियाँ भी अभी की नहीं है, सालों से रह रहे हैं यहाँ पर ये झुग्गी वाले जो लोग हैं, झुग्गी ड्वेलर्स या स्लम ड्वेलर्स। तो उनको आप वहाँ से अगर हटाना चाह रहे हो ये कह के कि भाई यहाँ पर हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं या कुछ एडिशनल काम करना चाह रहे हैं, या इनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप इनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम क्यों नहीं करते, आप इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं करते, जबकि इस एरिया में ये लगभग 2 दशकों से रह रहे हैं। इसमें देखो ये एग्जाम्पल है गणेशी लाल और ये समथिंग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो हमारे इतने काम के नहीं। पॉइंट यहाँ पर है कि झुग्गियों को डिमोलिश करने का ऑर्डर है यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। अब आप देखो डिमोलिशन जो है बोले नेसेसरी है, वजह डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, फॉरेस्ट एरिया के एरिया वाले रीजन में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पर राइटर सवाल उठा रहे हैं कि झुग्गियाँ अगर जंगल के क्षेत्र में अगर रहने वाले लोग, झुग्गी ड्वेलर्स वहाँ पे रहते हैं, तो उनको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, जबकि वहाँ पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनका क्या, जैसे ताज विवांता होटल हो गई, सरोवर पोर्टिको होटल हो गई, तो बोले इनके ऊपर आप क्यों नहीं क्लेम करते, जबकि फॉरेस्ट एरिया में तो इनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से पॉइंट यहां पर आ जाता है कि जो राइट टू रिहैबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट झुग्गी ड्वेलर्स है, वो आप कहां पर फुलफिल कर रहे हो। मतलब राइट टू रिहैबिलिट, अब जब झुग्गियां यहां पर हैं, आप यहां से रिप्लेस करोगे इनको, यहां से इनको निकालोगे, डेस्टिट्यूट का मतलब निसक्त हो गए, इनको निकाल दिया गया है, तो ऐसे में फिर वो जाकर के और दूसरी जगह सेटल होंगे, कहां होंगे, क्या उनकी जगह होगी, कितनी वल्नरेबिलिटी होगी, और 10,000 झुग्गियां अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है ये। तो ऐसी परिस्थिति में आप इनको रिहैबिलिटेट क्यों नहीं करते हो जी, इनके लिए पहले व्यवस्था करने की जरूरत है। तो ऐसे में आप देखोगे कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है रीसेंट सुदामा सिंह केस के अंदर, कि अगर आप रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स को डिनाई कर रहे हो, इसका मतलब वो आर्टिकल 21 में राइट टू शेल्टर जो है उसका वायलेशन है। तो ये देखो आर्टिकल 21 एक इकलौता ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको इतना ज्यादा डेफिनेशन मिली हुई है। आप देखना एम लक्ष्मीकांत में बड़ी सारी लिस्ट है कि कौन कौन से राइट्स को इसमें दिया हुआ है। इवन राइट टू स्लीप है ना, वो भी आर्टिकल 21 में है, आप देखो उसको अच्छे से देखना। वैसे इस आर्टिकल में से प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार 1 क्वेश्चन तो मान के ही चलो, ठीक है। तो आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जिसके तहत ये कहा गया है कि भाई आपको राइट टू शेल्टर वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप रिलोकेशन को एंश्योर नहीं कर रहे हो, उन झुग्गीज को डिमोलिश कर रहे हो, तो ये वाकई में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ कि नहीं, एक चीज। दूसरी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कह दिया था कि भाई राइट टू शेल्टर है गरीबों के लिए, वो उन राइट टू शेल्टर फॉर पुअर एंड इंडिजेंट, इसका मतलब जो लोग वहां पर लोकली रह रहे हैं वहां पर उनको रहने के लिए छत तो दो, वो भी चीज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर राइट बताई है। इसी तरीके से आप देखो शांति सार बिल्डर्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही कहा कि राइट टू लाइफ की अगर बात करो तो वहां पर रीजनेबल अकोमोडेशन होना चाहिए, जहां पर कि आसानी से जिंदगी बिताई जा सके। और देखो हम बार बार पढ़ते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो देखो
मतलब 20th सेंचुरी की हमारी डिमांड हुआ करती थी कि बेसिक नीड्स क्या है जी, बोले रोटी कपड़ा और मकान, तीन। अब आप क्या करते हो, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये पांच चीजें मिला करके बेसिक नीड्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में है। तो आप ये कैसे डिनाई कर सकते हो? तो इस पर मेन फोकस किया जा रहा है यहां पर राइटर्स के द्वारा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अर्बन सेटलमेंट्स में जो भी गरीब लोग रहते हैं, अगर उनकी बात देखी जाए, उनका बैकग्राउंड देखा जाए, तो वो क्यों वहाँ पर झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं, इसके पीछे वजह होती है या तो कोई डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि अभी इन झुग्गियों से इनको हटा दिया गया तो अब जाकर के दूसरी जगह कहीं पे ये अपना मतलब रहने की व्यवस्था देखेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट के चलते अभी क्या कच्ची झोंपड़ी बना करके रहना पड़ेगा, गरीबी के चलते हैं, या फिर कोई डिजास्टर आ गई जैसे फ्लड्स आ गई, कोई ऐसी, अब जैसे पेंडेमिक ही आ गया, तो पेंडेमिक के अंदर भी कितना ज़्यादा परेशान हुए हैं लोग, अब मजबूरी हो गई है कि उनको घर बेचना पड़ गया और अब झुग्गी बस्तियों में जाकर के रहना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप उनके ह्यूमन राइट्स को कैसे वायलेट कर सकते हो? सिमिलरली जनरल कमेंट फॉर ऑफ द रेजोल्यूशन अगेंस्ट फोर्स्ड एविक्शन, उसमें भी यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि शेल्टर जो है वो राइट टू लिव का पार्ट है, कि अगर आप जी रहे हो तो उसमें आपके आपके ऊपर सिर के ऊपर छत होनी जरूरी है, साथ में सिक्योरिटी, पीस और डिग्निटी, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें और आ जाती है। तो ऐसे में हमारे पास में इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं जिनके तहत हमें कहीं ना कहीं इनकी राइट टू एक कहता ना कि डिग्निफाइड लाइफ जीने का इनको पूरा अधिकार मिले। सिमिलरली राइट टू हाउस की अगर बात करें, ठीक है, मकान के अधिकार की बात करें, तो ऐसे में इनकम चाहे कोई भी लेवल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, हर एक इंडिविजुअल के पास में मकान का अधिकार है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के को ध्यान में रख करके ही आर्टिकल 21 हमारे यहां पर अप्लाई किया, जो कि एनफोर्सिएबल है इंडियन कोर्ट्स में। मतलब हो गया ये क्या, एक तरीके से कानून के मतलब आप कोर्ट में जाकर के इसको एक जस्टिशिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अप्लाई करवा सकते हो आर्टिकल 21 के तहत। तो इसी के बेसिस पे ये पहुंचे हुए हैं अभी एक तरीके से दिल्ली कोर्ट, हाई कोर्ट में, ठीक है, मतलब केस चल रहा है इनका, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है। देखो अजय माकन केस है एक, उसमें भी ये कहा है कि झुग्गीज की अगर आप मतलब झुग्गीज हैं, रेलवे ट्रैक के आसपास में बहुत सारी झुग्गियां बनी रहती है, तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सीधा सा कहा था कि अगर आप झुग्गीज को रिमूव करते हो तो ऐसे में आपको रिहैबिलिटेशन के लिए पहले प्री प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरफ झुग्गियों से लोगों को उठा करके आप दूसरी जगह भेज रहे हो, या फिर उनके घरों को अगर तोड़ते हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक डिटेल्ड सर्वे करने की जरूरत है, एविक्शन से पहले, एविक्शन का मतलब वहां से अगर निकालते हो तो उसके पहले। इसके अलावा एक रिहैबिलिटेशन प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से वो वहां जाके सेटल होंगे। अब ये देखो, अब ये जैसे सरदार सरोवर डैम की बात अगर मैं करूं यहां पर एग्जाम, वहां पर भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी कि ट्राइबल लोग जो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे नर्मदा रिवर के आसपास में, वहां पर उस सरदार सरोवर डैम को बनाया गया, तो उसके बाद में तभी तो आंदोलन हुए कि भाई वहां पर जो लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल इश्यूज है, उनको तो आप कम से कम बैलेंस करो। तो ऐसे में अभी तक भी वहां पर ट्राइबल लोगों को जिनको डिस्प्लेस किया गया था उनको अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ऐसे में माकन केस के अंदर, अजय माकन केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा था कि रिहैबिलिटेशन प्लान होना चाहिए, प्रॉपर एविक्शन होना चाहिए, और आप देखो कि जैसे ही आप वहां से शिफ्ट कर रहे हो झुग्गियों से लोगों को, तो आपको जल्द इमीडिएटली आप उनको रहने की जगह प्रोवाइड करो। अगर आप इन सारी कंडीशंस पे कंप्लायंस नहीं लेकर के आते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप कानून की अवहेलना कर रहे हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधी सी बात कही थी। इसके अलावा इंडियन स्टेट की बात करें, अगर हमारी सरकार की बात करें, तो हाउसिंग पॉलिसी फॉर पुअर्स की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है, जिसमें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड एक्ट 2010 ला दिया था। इसमें क्या था कि कैसे भी करके सर्वे किया जाए, झुग्गियों को रिमूव किया जाए और रीसेटलमेंट प्लान पे काम किया जाए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था करें। अच्छा, एक चीज और कि झुग्गियां हैं, अगर वो सही अपनी पोजीशन में बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई लॉन्ग टर्म में कोई इशू लगता नहीं है जहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, तो बोलो वहीं की वहीं पर उनको अपग्रेड किया जा सकता है इन सीटू, मतलब विदाउट रिलोकेशन, विदाउट रिलोकेटिंग दोज ऑल इंडिविजुअल्स, वहीं की वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था कर दो। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? या फिर आपको लगे कि हाँ वाकई में आप उनको शिफ्ट करना चाहते हो, तो कट ऑफ डेट से पहले आप उनके रहने की व्यवस्था करो, फिर उसके बाद में उनको शिफ्ट करो। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर ये एक्ट अवेलेबल है जो कि एक मॉडल का काम कर सकता है दूसरे स्टेट्स के लिए। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की अगर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिक्स कर रखी है कि हाँ जी, कट ऑफ डेट जो है वो 2003 की साल में फिक्स कर दी थी कि 2003 से पहले पहले हमें काम करना है और इस तरीके से झुग्गियों में रहने वाले लोगों को हमें वहां पर सेटल कर देना है। पर आज आप देखोगे क्या चल रहा है, 2021 बोला, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब गोरीगांव जैसे ऐसे केसेस हैं, ऐसे मुद्दे हैं जहां से आज आप देखो कि रिहैबिलिटेशन को तो डिनाई किया जा रहा है और वहां से उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है। इसके अलावा कंपैरिजन इसके कट ऑफ डेट की बात करें ना कि हाँ डेट फाइनल कौन से फिक्स की गई थी कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी घरों की, तो उसके लिए आप देख सकते हो 2003 का, यह भी हमने हरियाणा का देखा। इसके अलावा हरियाणा ही, गुजरात, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, इन सब ने कट ऑफ डेट को ब्रीच कर दिया। तेलंगाना, केरला, हर एक स्टेट के हाल खराब है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये पैराग्राफ ये बता रहा है। तो राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप एक चीज देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्कीम्स तो इतनी सारी चला दी, फिर भी अभी तक ये झुग्गी झोपड़ियों वाली प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हुई जी? 1985 की इंदिरा आवास योजना, 1996 की नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2001 का वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, 2005 का जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, 2011 का राजीव आवास योजना और 2015 की लेटेस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना। भैया आपने इतनी सारी स्कीम चला दी, अभी तक भी ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही? इसीलिए बोला डबल फेस्ड अप्रोच है सरकार की, कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और ही है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सीधा सा कहा है कि आप अगर सही तरीके से फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना चाहते हो तो आपको इनको इंप्लीमेंट करना होगा। पर वही बात है कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 में, वो अभी भी पेपर्स पे ये इंप्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है। तो हरियाणा गवर्नमेंट को इमीडिएटली अल्टरनेटिव लैंड अलोकेट करने की जरूरत है, फैसिलिटेट करने की जरूरत है कि जो लोग भी अगर एविक्शन का सामना कर रहे हैं, वहां से झुग्गी झोपड़ियों से निकाले जा रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था करो। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये एक ब्रूटल वायलेशन हो जाएगा ह्यूमन राइट्स का, जो कि बहुत गलत होगा। क्योंकि हमें इंटरनेशनली वैसे ही ह्यूमन राइट्स को लेकर के कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाता है तो जाकर के हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। पर अगर इन इश्यूज को भी देखें ना कि स्लम ड्वेलर्स को परेशान किया जा रहा है या फिर उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कोई अप्रोच नहीं अख्तियार की जा रही है, तो ऐसे में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो केसेस हैं उसमें हमारा और एक तरीके से हमारे देश की जो कैटेगरी है वो और डाउनग्रेड होती चली जाएगी। और आज तो देख सकते हो पेंडेमिक के टाइम पे हाल ही बुरा है, तो ऐसे में 10,000 लोग कहाँ जाएंगे? उनकी ज़िंदगी को आपने एंडेंजर्ड कर दिया है, उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है डिग्निटी टू द डिपार्टेड। आर्टिकल को लिखा गया है मनोज जॉर्ज एंड रेशमी पी भास्करन। ठीक है, इन दोनों इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो जॉर्ज हैं वो तो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और भास्करन जो है वो दिल्ली बेस्ड पॉलिसी एनालिस्ट हैं। ठीक है, और ये ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस टीम के पार्ट है डीएमसी इंडिया के। तो बेसिकली इनका कहना क्या है वो देखते हैं पहले, कि सेकेंड वेव आई, एक दिन के अंदर 18 मई का वो दिन था जब 4,500 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और हाल क्या हो गए थे कि क्रेमेटोरियम, शमशान घाट ओवर क्राउडेड, पायर्स जो थी, जो चिताएं थी, उनको आप देखोगे पार्किंग प्लेसेस में, पार्क्स में, इनमें जलाया गया था। तो एक प्लान नहीं था प्रॉपर। इसके अलावा गंगा में फ्लॉट होती हुई डेड बॉडीज देखी गई थी। तो ये चीज़ें किसका रिजल्ट है? एक वर्स प्लान्ड सिचुएशन, कि आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं की। आज अगर हम देखें तो WHO ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस दे रखी हैं कि डेड बॉडीज का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए डिग्निफाइड मैनर में, और वो भी इस पैंडेमिक के टाइम पे कम से कम। और स्टेट गवर्नमेंट की और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को इशू भी किया। पर बात वही है कि अचानक से इतनी डेथ आई सेकेंड वेव के चलते कि वो मैनेजमेंट बिखर गया सारा का सारा। एक तो मुद्दा हो गया ये डेड बॉडीज से रिलेटेड। दूसरा मुद्दा आ जाता है
कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में एक रूलिंग दी थी कि जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, ये एक लीगल पर्सन है और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपके पास में दूसरा मुद्दा आ गया। तो आप एक तरफ तो डिग्निफाइड मैनर में किसी भी डिसीज्ड इंडिविजुअल को अगर आप उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हो तो वो कितना ज्यादा गलत है, क्योंकि आर्टिकल 21 कोई जिंदा इंसान के लिए नहीं है। जब तक उस इंसान का अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, उस इंडिविजुअल बॉडी का, तब तक वो एक डिग्निफाइड मैनर में उनके साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये बहुत सारे वर्डिक्ट आगे हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्टेटमेंट क्या है जी, कि एक लीगल पर्सन के तौर पे ट्रीट करोगे इन रिवर्स को या इकोसिस्टम को, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कोविड-19 जो कि बहुत ज्यादा घातक बीमारी है, उसके चलते कुछ लोगों की डेथ होती है और उनकी डेड बॉडी को आप इन रिवर्स में डाल देते हो, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके राइटर बोल रहे हैं कि भाई थर्ड वेव आने का डर है, इसमें डाउट है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एक लीगल बैकिंग देनी चाहिए कि कैसे डिसीज्ड इंडिविजुअल्स को एक डिग्निफाइड मैनर में आप उनका एक कह सकते हैं ना अंतिम संस्कार आप फाइनलाइज कर सको, और साथ में इकोलॉजिकल पर्पसेस को भी आप कॉम्प्रोमाइज ना करो, जैसे कि रिवर्स में आप डेड बॉडीज को यूं ही फ्लो कर रहे हो। देखो, अगर 1963 से लेकर अब तक की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा था कि एक इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं है कि जब तक वो जिंदा है तब तक ही वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक डेड बॉडी भी है ना, उसकी भी डिग्निफाइड मैनर में ट्रीटमेंट होनी चाहिए। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज अपनी तरफ से कही कि लिविंग मैन हो या फिर उसके डेथ के बाद में बॉडी हो, उनको आप इक्वली ट्रीट करोगे, डिग्निटी दोनों को मिलनी चाहिए। साथ में मद्रास हाई कोर्ट का भी असर्शन है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट था, सॉरी, मद्रास हाई कोर्ट की बात करें नीचे, तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो गारंटी किया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें डिसेंट ब्यूरियल और क्रिमेशन भी इन्वॉल्व है, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सेम चीज कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 21 वाला पॉइंट यहां वापस आ गया। अब आप बात आ जाती है कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी थी कि हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन होगी, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, पर वही चीज है, डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर बात करें तो उन्होंने भी देखो इस चीज के ऊपर फोकस किया, कॉग्निजेंस ली थी इस मैटर की, और उन्होंने अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी थी, नोटिस दिया था कि भाई आप इन डेड बॉडीज को सही तरीके से क्यों ट्रीट नहीं कर रहे हो। लगातार आप देखो कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी डाल करके एकदम ऐसे लेके जा रहे हो जैसे कोई कचरे को लेके जा रहे हो, तो ऐसे पाइल अप किया जा रहा है ना, वो चीज बोले गलत है। आप सही तरीके से इनका क्रिमेटोरियम या जो भी ब्यूरियल है वो भी करना चाहो प्रॉपर करो। और देखो, एनएचआरसी ने सीधा ये कहा था कि इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम को आप ज्यादा प्रमोट करो। वजह क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्यूरियल के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो ऐसे में आप ब्यूरियल की बजाय क्रेमेटोरियम या फिर क्रिमेशन करते हो, ठीक है, डेड बॉडी को जलाते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो बीमारी फैलने का डर नहीं रहेगा और ज़्यादा आपको ज़मीन की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में एनएचआरसी की रिकमेंडेशन और डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस हमने अभी देखी, उन दोनों को ध्यान में रख करके हमें इस चीज़ के लिए तैयार करना जरूरी है खुद को, क्योंकि थर्ड वेव अगर आती है, इसी तरीके से अगर कैटास्ट्रॉफ वो फैलाती है, तो इस डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे डेड बॉडीज की डिग्निटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर देखा जाए डेड बॉडीज के लिए रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज की बात भी करें तो हॉस्पिटल्स में कमी है, तो ऐसे में टेम्परेरी ब्यूरियल साइट्स भी हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए भी प्लान हो, एक लीगल बैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इस प्रॉपर प्लान को, इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके भी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर लीगल बैकिंग के बेसिस पे आने चाहिए, तब जाकर के सेफ्टी भी हो पाएगी किन लोगों की, जो इन कॉर्पसेस को हैंडल करते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स इन डेड बॉडीज को हैंडल करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल हो गए, दोनों में हमने आर्टिकल, ये कोविड से रिलेटेड ही था, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें जाननी थी, जिसके पीछे हमारे पास में कुछ बैकिंग भी हो, क्योंकि कोविड से रिलेटेड अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें देखो आर्टिकल 21 का जो इलेबोरेशन है ना, वो तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन देखो आएंगे, क्वेश्चन तो उसमें डाउट ही नहीं है मेंस में। ठीक है, पिछली बार भी कोविड का इंपैक्ट पूछा था अलग अलग केसेस के अंदर, सेम चीज आप इसमें एथिक्स में भी तो अप्लाई कर सकते हो ना। तो कैसे भी केस आया आप एग्जाम्पल के तौर पे काम में ले सकते हो और आंसर में जरूर काम आ सकता है ये कंटेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, टाइम्स अप फॉर बिग टेक इम्यूनिटी। इस आर्टिकल को लिखा गया है विक्रमजीत बनर्जी के द्वारा। राइटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और वैसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, और इनके व्यूज हैं वो पर्सनल हैं।
राइटर शुरुआत में ये कहना चाह रहे हैं कि जब से सिविलाइजेशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का, तब से लेकर कितना ज़्यादा एक डिसरप्टिव चेंजेस आते रहे हैं, जिनमें अगर हम देखें, जब पहिए का इन्वेंशन हुआ, व्हील का, वो भी एक बहुत गजब का एक इनोवेशन था। तो दूसरी तरफ फायर, आग का भी इन्वेंशन होना, वो भी एक अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। सेम चीज़ आप मशीन के साथ देख सकते हो, और वही चीज़ आज के टाइम पे आप इंटरनेट एज पे अप्लाई कर सकते हो कि आज इंटरनेट भी है, इसने भी कितना ज़्यादा चेंज कर दिया। इसका असर आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स पे भी देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स पे भी, सोसाइटी पे भी, गवर्नेंस पे भी और डेमोक्रेसी पे भी। और इसके अलावा हमारे जो खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पे तो सीधा सीधा असर है ही। तो हमें क्या है, ज़रूरत, यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि क्यों ना हम हमारा ओरिएंटेशन रीडिफाइन करें, और उसको कोई गड़बड़ी है या फिर कुछ चीज़ें हमें चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस लाए जाए। देखो हमारे यहाँ पर, जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है और फ्रीडम ऑफ प्रिवेसी, दोनों हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज्ड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है, जबकि फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रिवेसी है वो आर्टिकल 21 में पुट्टास्वामी केस के तहत ये फाइनलाइज हुआ था। तो ऐसे दोनों चीज़ों में हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। पर उसके बावजूद भी अगर कोई इंडिविजुअल अगर अनमाइंडफुलनेस, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करे, तो क्या उन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि उसका असर लॉन्ग टर्म में या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके, और साथ में जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान में रख करके, हमें इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कंट्रोल या रेगुलेट करने की जरूरत है। कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करने की जरूरत है। इनको एक गाइडलाइन देने की जरूरत है कि कहीं इनका मिसयूज हमारी स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ही ना हो जाए। देखो इसमें लास्ट में जाते जाते आर्टिकल में क्या बोलते हैं राइटर, कि अगर हम सही टाइम पे नहीं जगे, इन कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो ये कंपनियां हैं, देखो बेसिकली ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ट्विटर की बात करो चाहे फेसबुक की बात करो, ये कोई भी हमारे यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि हमें सोशल वेलफेयर करना है, समाज के लिए हमें बहुत अच्छा करना है। ये फैक्ट है। आई किस चीज़ के लिए थी? इनका आना था केवल और केवल पैसा बनाना, और पैसा बनाते बनाते आज ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि एक तरफ तो सोशल गुड है कि हाँ, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने में ये कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही हैं, पर दूसरी तरफ ये कॉमर्शियल कंपनीज भी हैं। तो इनका जो मेन इंटरेस्ट है वो आप ध्यान रखना, हमेशा कॉमर्शियल इंटरेस्ट रहेगा, ये राइटर यहां पे बोलना चाह रहे हैं। तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए फिर ये एन केन प्रकारेण शाम दान दंड भेद किसी भी तरीके से अपने आप की बात को मनाने की कोशिश करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसकी पीड़ा आज तक हम भुगत रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उस कंपनी ने शुरुआत की थी कॉमर्स से, फिर पता पड़ा कि यहां पर अगर पॉलिटिकल इश्यूज में हम इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे अगर हमने पकड़ बनानी शुरू कर दी कि हाँ वाकई में यहां पर जो राजे महाराजे हैं, अगर इन्हीं को लड़ा लड़ा करके वही डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट, और अपनी पकड़ बना ली, 200 साल तक राज किया, और आज तक हम उसकी गरीबी की पीड़ा भुगत रहे हैं। तो चीज यहां पर यह है कि ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आई हुई कंपनियां हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रेगुलेट करने की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हमारे यहां पर राइट टू प्रिवेसी और फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी अवेलेबल है। तो ऐसे में उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी हुई है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, कि अगर पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को अगर कहीं वायलेट करता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि उसके ऊपर स्टेट, दैट मीन सरकार, लगाम लगा सकती है। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए हैं, तो ये एक मिनिमम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए ये अपनी तरफ से एक शुरुआत है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, अब देखो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे टाइम बीता तो आज आप देखो कि इनका रोल कितना ज्यादा बढ़ गया है। आज अगर देखें तो यहां पर ग्लोबल विलेज बन गया है इंटरनेट के चलते, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। यूएसए में क्या हो रहा है आप झटके में पता कर सकते हो कि हाँ यूएसए में क्या हो रहा है, आप गूगल कर लो 2 मिनट के अंदर, वहां के सारी जो न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं वहां पर पूरी डिटेल दी हुई है कि यूएसए में ये चल रहा है अभी। तो सेम चीज इन सोशल मीडियाज पे अवेलेबल है। अब बात यह आ जाती है, देखो
कि इसमें एक तो वही सोशल गुड वाली बात हो गई और कॉमर्शियल इशू वाली बात आ गई। तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है कि वाकई में ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट सोशल गुड के लिए काम कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा बनाने के चक्कर में कहीं हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको ही कहीं चैलेंज ना कर दे। ये एक रियल फैक्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो उसमें देखो डॉक्यूमेंट जो भी है, तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आती है, बोला टाइपराइटर की बात आती है, जिसकी शुरुआत की गई थी रेमिंगटन के द्वारा, मैन्युफैक्चर किया था रेमिंगटन ने। पर उसके बाद में जब उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू की तो ऐसा रिजल्ट निकला कि हर एक चीज में टाइपराइटर ही टाइपराइटर चारों तरफ। और आज वही चीज आप इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंटरनेट के ऊपर इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की कितनी पकड़ हो गई। तो सवाल ये आ जाता है, क्या ये सोशल मीडिया एक गुड है या फिर एक सर्विस है, केवल एक सेवा प्रोवाइड की जा रही है, या सोशल गुड है? गुड का मतलब कि हाँ सोसाइटी को चाहिए, या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि हाँ जी सेवा हो रही है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें कुछ ना कुछ समझने की जरूरत है और इसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना ये नए रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए हैं कि आज अगर एक कार बनती है, कार बनाने वाली कंपनी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करो, इनको भी तो रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस दी हुई है कि नहीं? जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए अगर रूल्स आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है जी? सवाल सबसे बड़ा है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो सोशल मीडिया कंपनीज की अगर बात करें तो देखो हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी दी हुई है, ठीक है। यूएसए में भी इम्यूनिटी दी हुई, यूएसए में कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है, ठीक है, उसका सेक्शन 230 है, वो बिल्कुल एक हम कहते हैं ना एक वो सेफ हार्बर वाला प्रोविजन किया हुआ है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो भी सेफ हार्बर का काम कर रहा है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के चलते इनको पहले से प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो प्रोटेक्शन मिल रही है तो उसके बाद में क्या उनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है? क्या बिल्कुल फ्री करने की जरूरत है? और रही सही में जो नए रूल्स आए हैं ये देखो सॉफ्ट टच है, इतने ज़्यादा हार्श नहीं है। नंबर 2, इनको सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए तो बोला गया है ना कि आपको एक कॉन्टैक्ट बेसिस पे नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है, या फिर आपके पास में कोई भी पब्लिक ग्रीवांस आती है तो उन ग्रीवेंसेस को आप 24 घंटे के अंदर अंदर सॉर्ट आउट करो या 15 दिन के अंदर अंदर सॉर्ट आउट करो। तो ये चीज़ें क्या है, उनको खुद से खुद को करना है। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको डिनाई करे तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। फिर बात ये आ जाती है कि देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरीके से ओपिनियंस को स्प्रेड करने में काम करते हैं, तो उसी तरीके से तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स काम करते हैं और वेबसाइट्स भी काम करती हैं। जबकि आपने वेबसाइट्स को तो रेगुलेट किया नहीं। पर आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि वेबसाइट पे कोई भी आकर के अपना ओपिनियन नहीं देता है, कमेंट में भले ही दे दे, पर जो मेन कंटेंट है वहां पर तो एक पर्टिकुलर कंपनी होती है या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑनर होता है, वो अपने हिसाब से स्टेटमेंट देता है। तो उसमें उनको रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो यूट्यूब की अपनी खुद की गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस को मुझे फॉलो करना होता है। एग्जैक्टली वेबसाइट्स के लिए भी है। पर जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी आकर के कुछ भी कमेंट करे, उनके ऊपर कोई लगाम है क्या? नहीं ना। तो ऐसे में वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही लगाम लगानी पड़ेगी या फिर वहां पर एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा। तो सेल्फ रेगुलेशन ही तो हुआ। न्यूज़पेपर या मैगजीन्स की बात करें तो यहां पर अगर ओपिनियन देखें, अभी हम जैसे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो ये इंडिविजुअल्स के ओपिनियन ही तो हम देख रहे हैं। तो बोला ऐसी परिस्थितियों में वहां पर ओपिनियन को न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं वो सेलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से उनकी प्रिंटिंग करते हैं। तो ऐसे में उनकी उस न्यूज़पेपर की पर्टिकुलर की अकाउंटेबिलिटी बनती है वहां पर। तो सेम चीज क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया कंपनीज क्या बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है? इसके ऊपर डाउट है। वजह, डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शंस के टाइम पे ट्वीट करते थे तो ट्विटर ने और ट्वीट भी रोके गए थे इनके, और फेसबुक का अकाउंट भी अभी तक सस्पेंड किया हुआ पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का। इसका मतलब ये क्या होगा? ये भी चूज तो करती है ना कि कौन सी न्यूज़ को प्रमोट करना है और कौन सी को रोकना है। तो भाई बात तो वही आ गई ना कि न्यूज़पेपर, वेबसाइट, इनकी अगर बात हो रही है तो वहां पर अगर कुछ रेगुलेशन अवेलेबल है तो इनके ऊपर क्यों नहीं? अच्छा, और ये जो रेगुलेशन है वो सेल्फ रेगुलेशन ही तो इनके ऊपर अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं और इसमें अगर कोई भी न्यूज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं या फिर कहीं पर रोक रहे हैं तो ऐसे में इन पे रेगुलेशन ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा? वही बात हो जाएगी, सरकार को ये ओवरटेक करने का डर है। तो नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी में बहुत बड़ा मुद्दा इसका उठ के आता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) और 19(2) इनकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) तो बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 19(2) क्या बोलता है?
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो हमारे यहाँ पर सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और रही सही में हमारे पास में प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स तो देखो प्रोटेक्टेड हों, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें डाउट ही नहीं है। पर क्या हम हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना ज़्यादा लिबरल करते हैं कि जिसके चलते कहीं ना कहीं डिसरप्शन आती है सोसाइटी में, या फिर पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, मोरालिटी में प्रॉब्लम आने लग जाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही सही में ये कॉमर्शियल इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। अब कॉमर्शियल इश्यूज पे अगर ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ध्यान देना शुरू कर देंगी, तो भाई ये कोशिश क्या करेंगी, पॉलिटिकल स्पीचेस को नरेट करना शुरू कर देंगी, और नरेशन का फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो कि हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ग्रैब किया था हमें उस चीज़ से। तो कहने का मतलब यही है, कानून बनने ज़रूरी हैं, कानूनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेगुलेशंस ये जो अभी हैं इनमें अगर देखा जाए तो सेल्फ रेगुलेटरी हैं, इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को खुद से काम करना है, बस अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ गाइडलाइंस उनके पास में हो। और रही सही में आप देखोगे कि सारी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने मोर और लेस अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी है, जो नए रूल्स अभी आए हैं 2021 के। पर केवल ट्विटर एक ऐसी है जिसने अभी तक लगातार डिनाई किया है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं। आप देखते हो कि हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, रविशंकर प्रसाद जी, वो सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो। ट्विटर के लिए जो सेफ हार्बर अवेलेबल है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बोलो वो अब खत्म हो जाएगा अगर ये नहीं करते हैं तो। फिर उसका हमने कॉन्टेक्स्ट कल एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल देखा ही था, ठीक है। तो देखो इसमें पूरे वीडियो में हमने 4 आर्टिकल्स देख लिए हैं, तो डिस्कशन में मेन मुद्दा ये था, यूएपीए वाला आप खुद से देख लेना, ओके। तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।